Hello, candidates. So basically, today's video is very important for those appearing in administrative officer exams such as UPSC, LDC, as well as your AIMS, okay, as well as your IIT, UPSC, and various state and PCS examinations. This video is also crucial for candidates, for ex-servicemen, as well as those appointed on compassionate ground and candidate belonging to the different categories, including your PWBD. In this video, basically you will clearly understand how reservation is carried forward, okay, as well as how the promotions are decided and how seniority is determined across different categories as well as department. Through this session, we will cover all those concepts in structure and detailed manner, of course. And one more thing, I can confidently say is that you will not find any more detailed and clearly explained video on this topic anywhere on this internet. Getting it? Therefore, I sincerely request you to watch this video very attentively, and I ensure that you revise it before appearing for any examinations. And this is one of the most important chapter, I'll say, because I think if you'll see for administrative officer examinations, there were 4 to 5 questions, as well as for AO examination there was 3 questions, sir, for LDC, SO, and in these examination generally they ask the question from this particular chapter. So before jumping on this chapter, I'll discuss about some important terms. That is, first is, you need not to know about these terms. First is selection कम सीनियोरिटी बात करेंगे. सिलेक्शन कम सीनियरिटी मीन्स क्या होता है बेसिकली. देखो, इसमें फर्स्ट वी विल चेक द फिटनेस. ठीक है, सबसे पहले हम फिटनेस पे इस पे ध्यान देंगे. देन आफ्टर वी विल गो फॉर प्रेफरेंस टू सीनियोरिटी. आई नो कि आपको अच्छे से समझ नहीं आया. इसमें क्या होता है, जो मेरिट होती है वो सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि पर्सन है वो फिट है कि नहीं होती. फिटनेस किसके बेसिस पे होती है? देखो, आपकी जो सर्विस बुक होती है या जो भी आपको क्राइटेरिया है डेजिग्नेशन करने का, उसमें गुड, बैड एंड बैड, वेरी बैड, ऐसा कुछ होता है. तो जस्ट इमेजिन कि प्रमोशन उसी को मिलेगा जो गुड है. तो सिर्फ जो हम उसके बेसिस पे प्रमोशन में सीनियरिटी नहीं देंगे, हम सिर्फ फिटनेस चेक करेंगे कि अगर वो गुड है तो वो प्रमोशन के लिए काबिल है. लेकिन फिर उसके बाद में जो मैटर करता है ना सीनियरिटी, उससे ही प्रमोशन मिलेगा. सो दिस इज वेरी मैटर्स. जैसे मैं मान लो कि देर आर 3 पीपल्स. ठीक है, जस्ट सपोज देर आर 3 पीपल, ए, बी एंड दैट इज योर सी. ए इज वेरी सीनियर पर्सन. ठीक है, बी इज जूनियर एंड दैट सी कैन बी कंसिडर एज ए मोस्ट जूनियर पर्सन. अब जस्ट इमेजिन कि इसको भी गुड मिला है, इसको भी गुड, एंड दिस आल्सो बी पार्ट ऑफ गुड. तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये सभी क्या है, फिट है. तो हमारा ये फिटनेस का खेल तो खत्म हो गया. अब जस्ट इमेजिन के जो जूनियर पर्सन बी था, ही इज एक्सेप्शनल ही इन हिज वर्क, ही इज एक्सीलेंट पर्सन, एंड ए इज जस्ट एवरेज पर्सन, एंड सी कैन बी कंसिडर ही इज मोर देन मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है, और मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन. तो इसमें उसकी हम जो मेरिट होती है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. अगर ही इज फिट, और जो फिट है एंड जो सबसे सीनियर है, बिकॉज सीनियर आई टोल्ड यू द ए वाज द सीनियर पर्सन, देन प्रमोशन में सबसे पहले जो सीनियर प्रमोशन किसको होगा, ए का होगा. दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड द सेकंड टर्म इज सिलेक्शन बाय मेरिट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्शन बाय मेरिट, इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रमोशन देते हैं उसके बेसिस पे क्या होगा, इसमें ओनली मेरिट मैटर्स. यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली मेरिट मैटर्स. इसमें क्या होता है, सीनियरिटी डज नॉट मैटर एट ऑल. इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट एक्सेलेंट पर्सन होगा ना, अगर ये फिट है, फिट का तो इसमें देखना ही नहीं है. इस ना ही ये देखना है कि ए सीनियर है, बी सीनियर है या सी सीनियर है. इसमें ये देखना है सबसे मोस्ट एक्सेलेंट पर्सन कौन है मेरिट के बेसिस पे. सी है तो सी को क्या मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया फॉर योर प्रमोशन इज सीनियरिटी कम फिटनेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीनियरिटी कम फिटनेस. सीनियरिटी कम फिटनेस में क्या होता है बेसिकली, इसमें सीनियरिटी विल बी द फर्स्ट.
जैसे उसमें फिटनेस पहले देखे थे, इसमें सीनियरिटी पहले देखा जाएगा, देन फिटनेस ओनली टू रिजेक्ट अनफिट पर्सन। और फिटनेस कब देखा जाएगा? फिटनेस तभी देखा जाता है जो सबसे जो सीनियर पर्सन है ना उसको रिजेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि आपने एक सीनियर लोगों की लिस्ट बना ली। अब इसमें से क्या देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें सबसे पहले सीनियर पर्सन को क्या मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले सीनियर पर्सन को पकड़ेंगे, उसके बाद में उसकी फिटनेस चेक करेंगे, क्या उसको गुड क्राइटेरिया मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो वी विल जंप टू नेक्स्ट पर्सन, और अगर इसको गुड क्राइटेरिया मिल गया तो उसका ही क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। सो दीज टर्म्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, और ये प्रमोशन वाले पार्ट में रिक्रूटमेंट रूल्स में बहुत यूज होता है, एज वेल एज आपके रिजर्वेशन में वी विल सी। तो आपको सीनियरिटी कम सिलेक्शन कम सीनियरिटी, सिलेक्शन बाय मेरिट एंड सीनियरिटी कम फिटनेस, दिस थ्री आर डिफरेंट सेंटेंसेस, थ्री आर डिफरेंट phrases you need to know about these things. Now we will go for the chapter, the definition of scheduled caste as well as scheduled tribe। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफाइड करती है, एक लिस्ट निकालती है फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट और एरिया, और उसमें वो डिजिग्नेट करती है कि ये पर्टिकुलर कास्ट विल बी कम अंडर एससी, एंड दिस पर्टिकुलर कास्ट विल कम इनटू द एसटी कैटेगरी। अब जो सबसे जो मेन चीज है इसमें वो क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट है एंड शेड्यूल ट्राइब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, वी विल गो वन बाय वन। देखो, शेड्यूल कास्ट में बेसिकली होता क्या है कि शेड्यूल कास्ट सिर्फ थ्री रिलीजन्स में देखा जाता है, दैट इज हिंदू एंड एज वेल एज योर सिख एज वेल एज बुद्धिस्ट, सिख एंड बुद्धिस्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली वही पर्सन शेड्यूल कास्ट में आ सकता है जो हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करता है। जस्ट इमेजिन कि कोई पर्सन आपके मुस्लिम और क्रिश्चियन से बिलोंग करता है तो दे वॉन्ट बी कंसिडर एज ए शेड्यूल कास्ट, उनमें शेड्यूल कास्ट होती ही नहीं है। नाउ सपोज ए पर्सन कन्वर्टेड टू फ्रॉम हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट टू योर मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन्स। अगर कोई आदमी हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट इन रिलीजन में बिलोंग करता है एंड ही कन्वर्टेड टू हिमसेल्फ इनटू द मुस्लिम एज वेल एज क्रिश्चियन योर रिलीजन्स, तो उसका जो शेड्यूल कास्ट का जो डेजिग्नेशन था ना वो टर्मिनेट हो जाएगा, दैट विल बी डिमोलाइज्ड। अब उसके बाद में जस्ट इमेजिन कि वो वापस से रिकन्वर्जन होना चाहता है अपने हिंदुइज्म में, तो क्या उसका शेड्यूल कास्ट री इंस्टेंट हो जाएगा क्या, मतलब वापस से उसके लागू हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। वो कब क्यों नहीं होगा? वो तब तक नहीं होगा जब तक उनकी कम्युनिटी, जो उस पर्सन की जो कम्युनिटी थी वो उसको एज ए एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसी अपनी कैटेगरी में एक्सेप्ट कर लेती है। तो आप कहोगे कि ऐसे तो तहसीलदार भी तो कह सकता है कि हाँ वो वापस ऐसे में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो तहसीलदार के हाथ में नहीं होती है, तहसीलदार के हाथ में सिर्फ यही चीज होती है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने की। और एससी कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, एससी कैटेगरी विल डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बट who will produce the certificate? The certificate will be produced by some competent authority. We will discuss later. तो ये पहली कंडीशन है। शेड्यूल ट्राइब्स में क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब में आपका रिलीजन मैटर ही नहीं करता। कोई भी रिलीजन, यू बिलोंग्स टू एनी रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज एस टी कैटेगरी। तो आपने देखा होगा कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल एज बाकी हिंदू, ये तो है ही, ये भी शेड्यूल का ट्राइब में आती है। शेड्यूल ट्राइब में क्या होता है, कभी भी कास्ट मैटर नहीं करती, ना ही शेड्यूल ट्राइब में आपकी क्या मैटर करती है, आपका रिलीजन मैटर करता है। ये रिमेंबर, इसमें जो मैटर करता है वो करता है रीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन को भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि जस्ट इमेजिन कि राजस्थान के एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर एरिया को नोटिफाइड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की में कि ये एक शेड्यूल ट्राइब में कंसिडर होगा। अब उसमें चाहे राजपूत रहते हो, ब्राह्मण रहते हो एंड अदर रिलीजन लाइक कुछ मुस्लिम रहते हो, क्रिश्चियन रहते हो, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल ट्राइब, और उनको एसटी का ही फायदा होता है। तो कुछ जैसे कुछ जनरल कैटेगरी के पर्सन जैसे राजपूत है तो वो सिरोही में एसटी के अंडर आते हैं, तो ये फायदा होता है। तो शेड्यूल कास्ट में तो रिलीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में आपका रिलीजन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अब शादी की बात करते हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक पर्सन है जो पहले एसटी और एससी में है,
ठीक है, उसकी शादी हो जाती है किसी यूआर के कैंडिडेट से। ठीक है, ये जस्ट इमेजिन गर्ल मान लो और ये बॉय मान लो। तो क्या फिर ये लड़का इस एससी एसटी कैटेगरी की लड़की से शादी करने से इसकी कैटेगरी भी एससी एसटी हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, डजेंट मैटर एट ऑल, जेंडर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। उनको ऑटोमेटिकली जस्ट बाय मेयरिंग विद द पर्सन बिलोंग्स टू कास्ट, मान लो क्योंकि अग्रवाल है और उसने मीणा कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो ही दिस पर्टिकुलर अग्रवाल person will not be considered as a ST category person. Okay, so this is very important part. ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको याद करना, आपको एग्जाम के ट्रैप से बचने के लिए हमेशा याद रखो कि मैरिज नेवर चेंजेस कास्ट कैटेगरी। मैरिज शादी करने से कास्ट कैटेगरी कभी भी नहीं होती। अब बात करती है उनके जो बच्चा होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका वी विल कंसिडर बाय जेंडर बेसिस। ठीक है, अगर मान लो एक एससी कैटेगरी की लड़की है और जनरल का लड़का है, तो उनके जो बच्चा होगा कौन सी कैटेगरी में कंसिडर होगा उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। अब रिकन्वर्जन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एससी स्टेटस, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि दोबारा से अगर आप एक रिलीजन में कन्वर्ट होने के बाद में, मान लो हिंदू और से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के बाद में वापस हिंदुइज्म में जाओगे, तो आपकी जो कास्ट कम्युनिटी है ना, वो अगर आपको एक्सेप्ट करती है एज ए एससी कैटेगरी कैंडिडेट, देन योर एससी स्टेटस विल बी रिगेन्ड और इट विल बी लीगलाइज्ड, अदरवाइज योर एससी कैटेगरी विल बी डिबोलाइज्ड और टर्मिनेटेड। नाउ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कौन करवाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट एंड कम्युनिटी हु विल डिसाइड, this will be decided by your central government as well as your state government, but who will produce these caste and community certificates? So definitely there will be some authorized issuing authority. Out of them few are very important. These are, he may be district magistrate, additional DM, collector, deputy commissioner, SDM as well as तालुका में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट में कौन कौन आता है, तो चीफ, एडिशनल और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये भी साइन कर सकते हैं। दे कैन आल्सो प्रोड्यूस और इश्यू द ऑथर कास्ट सर्टिफिकेट। रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो तहसीलदार से नीचे की आपके पास कोई वो लेवल नहीं होना चाहिए, रैंक नहीं होनी चाहिए। और सब डिविजनल ऑफिसर की बात करें तो कोई भी एरिया जहाँ पे कैंडिडेट या उसकी फैमिली नॉर्मली रिजाइड करती है, तो वहाँ का कोई भी सब डिविजनल ऑफिसर है, ही कैन प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन याद रखना, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में सरपंच, एनजीओ, स्कूल अथॉरिटी ऐसे बोलते हैं कि हम क्लेम कर देंगे एससी एसटी कैटेगरी, तो नहीं होता। तो अगर आपको कोई सरपंच या फिर एनजीओ या स्कूल अथॉरिटी अगर आपके सर्टिफिकेट पे एससी या एसटी लिख देती है, तो उससे लिखने से आपको एससी एसटी कास्ट में वॉन्ट बी कंसिडर। ये हमेशा ऑथराइज इश्यूइंग अथॉरिटी ही करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको रिकग्निशन देती है, लेकिन सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करवाते हैं, ये, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो यही लोग कर सकते हैं ना। मान लो का जिस एरिया में आप रहते हो तो वहाँ पे तो सब डिविजनल ऑफिसर ही जा सकता है, गवर्नमेंट तो पहुंचेगी नहीं। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। मान लो कि आप हो और आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है, एम्स ने टाइम दिया कि आप आ जाओ और ज्वाइन कर लो, देन आफ्टर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उस टाइम तक प्रोविजनल मानी जाएगी जब तक आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा देते हो। जैसे रीजनेबल टाइम, याद रखना यहाँ पे रीजनेबल टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे ही एम्स का रीजनेबल टाइम मान लो कि 1 महीने का टाइम दिया है कि रीजनेबल टाइम, कि 1 महीने में आप अपना सर्टिफिकेट इशू करवा दो, तो यू हैव टू प्रोड्यूस दिस आफ्टर योर ज्वाइनिंग, अदरवाइज योर कैंडिडेचर और विल बी कैंसल्ड और यू विल बी टर्मिनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये काफ़ी मैंडेटरी कंडीशन है इन योर अपॉइंटिंग ऑर्डर कि आपकी जो अपॉइंटिंग लेटर वो उसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि कास्ट वेरिफिकेशन होगा, कितने दिन में होगा। अगर आपकी कास्ट वेरिफिकेशन फॉल्स पाई जाती है, आपने ओबीसी या एससी एसटी का क्लेम कर दिया बट आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो, तो योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। तो दैट इज वेरी ग्रेव मिसकंडक्ट, इट कंसिडर इट कम्स अंडर द वेरी ग्रेव मिसकंडक्ट। अब देखो कि फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने से होगा क्या, तो आपके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। वो इंक्वायरी कमेटी रूल अंडर 14 के अंडर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की जाएगी और आपके पास उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो आपको रिमूवल हो जाएगा, या तो आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, या आपको डिसमिस कर देंगे।
डिसमिस्ड होती है, ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। रिमूवल में तो ये हो जाती है कि आपको एम से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर आप कोई दूसरी जॉब ढूंढोगे। लेकिन डिसमिस्ड में आपको एम से तो निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब है, यू कैन नॉट गो फॉर दैट। तो फास्ट कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना इज बहुत बड़ा चैलेंज फॉर परमानेंट एम्प्लॉय। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन। देखो, कभी भी इनिशियल वेरिफिकेशन होता है ना, वो 1 मंथ के अंदर होना जरूरी है। किसका? आपकी SC ST कैटेगरी के। और उसके बाद में जो कंप्लीट वेरिफिकेशन होता है वो 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये कैसे होता है? जस्ट सपोज आप एम्स में गए DV करवाने, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दिया। ज्वाइनिंग के 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करवा दोगे। उसके बाद में वो जो एम्स है वो आपके तहसीलदार, जहाँ से आपका इश्यूइंग अथॉरिटी थी, तहसीलदार हुआ, आपका SDM हुआ, कलेक्टर हुआ, कमिश्नर हुआ, जिन्होंने भी आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया था, उनको भेजेंगे। और उनके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि वो 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि यस दिस पर्सन बिलोंग्स टू अवर पर्टिकुलर रीजन और ये इस कैटेगरी में आता है। तो उनको ये वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो दिस टाइमलाइन यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि इनिशियल वेरिफिकेशन विल बी विद इन 1 मंथ एंड कंप्लीट वेरिफिकेशन विल बी इन योर 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। अब OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें क्या क्या है कि OBC सर्टिफिकेट्स क्या होता है ना, किसी भी लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट ना अपने अपने रिक्रूटमेंट नोटिस में वो साफ साफ मेंशन करते हैं। जैसे एम्स ने एम्स जो CRE 4th में है उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि एम्स विल ओनली एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ओनली इंग्लिश एंड एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल लैंग्वेज तो बहुत होती है, आपके शेड्यूल 8 में आती है जो 22 लैंग्वेजेस है। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट अपनी अपनी हिंदी और इंग्लिश में एक्सेप्ट करती है। बाकी की OBC सर्टिफिकेट है, इट कैन बी कंसिडर एक्सेप्टेड इन एनी शेड्यूल लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जब तक कि वो मेंशन ना करें। अब बात करते हैं कि एज वेल एज गवर्नमेंट ये कर रही है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है। तो ऑफ कोर्स तो वो इंकरेज कर रही है सभी लोगों को, स्टेट और एज वेल एज यूनियन टेरिटरी को, कि आप डिजिटल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम ही बनाएं। ऐसे नहीं कि आप ऑफलाइन भेज रहे हो, उसमें 10-10 20-20 महीने लग रहे हैं। अब मान लो कि जैसे SC कैटेगरी, मैंने बोला था कि SC कैटेगरी का कैंडिडेट अगर अपना रिलीजन चेंज कर लेता है हिंदू से और क्रिश्चियन में या मुस्लिम कम्युनिटी में चला जाता है, तो उसको क्या होगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इमीडिएटली इन्फॉर्म। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो स्टेट वाइज वेरी करता है। तो इमीडिएटली ही वहां पे ऑप्शन में होगा, वही दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप कन्वर्ट हो जाते हो अपने आप दूसरे रिलीजन में, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, या फिर SC एम्प्लॉय हो तो। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन कितना मिलता है। आखिरकार हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन कंपटीशन, जो जैसे आप सीधा UPSC के एग्जाम में बैठते हो या एम्स के एग्जाम में बैठते हो या SSC के एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ पे SC वालों को 15% मिलती है और ST वालों को 7.5%, 7.5%। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक रोस्टर पॉइंट मिलता है जो 200 पॉइंट्स का बनता है SC का, लेकिन ST का पोस्ट बेस्ड बनता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि 200 वैकेंसीज है टोटल जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें SC की कितनी होगी, 15% ऑफ 200, मतलब 30 वैकेंसी विल बी फुलफिल बाई ओनली SC कैटेगरी। जस्ट मान लो कि पहली UR से भर्ती, दूसरी OBC से, तीसरी UR से, चौथी SC से, पांचवी SC से। तो ऐसे आउट ऑफ 200 लोग SC के 30 बंदे होने चाहिए। तो SC के लिए तो रोस्टर पॉइंट चलता है, लेकिन जो ST कैटेगरी है ना, उनके पोस्ट बेस्ड रोस्टर सिस्टम चलता है। उसमें कहीं पे भी 200 पॉइंट रोस्टर नहीं है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन की बात करें कि सीधी एग्जाम हो रही है, आप ऑलरेडी जॉब में नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम जॉब में जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी दूसरी एग्जाम देके जा रहे हो ओपन कंपटीशन की बेसिस पे, लेकिन थ्रू SSC होती है जिसमें ऑल इंडिया लिस्ट मेंटेन करते हैं। अगर कोई रिक्रूटमेंट थ्रू SSC होती है, SSC के पास क्या होती है ना कि काफी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट SSC की लिस्ट में आ गए, तो उनमें से कुछ लोग विल बी कॉल्ड फॉर GST इंस्पेक्टर, कुछ लोगों को इनकम टैक्स ऑफिसर में, कुछ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी लगा देते हैं, कोई कुछ CSO बन जाते हैं। तो उसमें जब आते हैं ना, तो इसमें पोस्ट बेस्ड रोस्टर अलाउड है। उसमें ऐसे नहीं कि 200 सीट है तो उसमें 15% होगा, ऐसा नहीं हो। उसमें पोस्ट रोस्टर फॉलोड करता है।
तो ऑल इंडिया लिस्ट जब भी बनती है रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी होता है तो उसमें 200 पॉइंट 120 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम नहीं चलता, उसमें पोस्ट बेस्ड रोस्टर सिस्टम चलता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एसएससी के थ्रू चले जाओगे। अब बात करते हैं क्या एसएससी के थ्रू जो डायरेक्ट एग्जाम होती है उसमें वो लिस्ट मेंटेन करता है कि ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी भी अपनी लिस्ट एसएससी को भेज देती है या फिर एम्स भी भेज देती है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन करवा रही है वो एसएससी के भेज देती है। एसएससी के पास में लिस्ट होती है, उनके एम्प्लॉय होते हैं, वहां से सेलेक्ट होते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में। अब बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है लेकिन नॉट ओपन कंपटीशन है, तो इसमें क्या होगा फिर, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये अगर बात करें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स नॉट ओपन कंपटीशन का मतलब होता है आपकी एलडीसी एग्जाम की बात करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। मान लो कि आप ऑलरेडी एम्स में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपको दूसरी पोस्ट चाहिए, तो ये ओपन कंपटीशन नहीं कि सभी आके देंगे। इसमें इंडिविजुअल पर्सन का एम्स का होना जरूरी है, उसके पास सर्टन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सर्टन लिमिटेड क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीशन जरूरी है, उसी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो उसमें जो ओपन कंपटीशन उसमें 200 पॉइंट है, इसमें 120 पॉइंट है, वो भी 16:2/3%, मतलब 16.75 के आसपास परसेंटेज का रिजर्वेशन मिलता है। वहीं एसटी को सेम ही मिलता है 7.5%, वो भी पोस्ट बेस्ड होती है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नॉट ओपन कंपटीशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो 16:2/3% के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है उनको, और 120 पॉइंट के बेसिस, मतलब आउट ऑफ 120 में से लगभग 7.5% कितना हो गया, 9 या 10 के आसपास पोस्ट हो जाती है, उतनी ही मिलेगी। 16 सही 2/3% का सीधा हो गया, 20 पोस्ट के आसपास एससी कैटेगरी के लिए वो क्या होगी, रिजर्व रहेगी 16:2/3। ठीक है। अगर बात करते हैं कि लोकल और रीजनल रिक्रूटमेंट होती है, इसमें क्या होता है, लोकल एंड रीजनल रिक्रूटमेंट में बेसिकली ग्रुप सी और डी होती है ना, दिल्ली के अंदर, और अलग अलग जैसे स्टेट वाइज होती है, तो उसमें वहाँ की पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाइज होती है। उसमें फिर ये 120% या 16:2/3% ये नहीं होता है। मान लो कि आपके छत्तीसगढ़ में होना है या झारखंड में होना है, झारखंड में अगर आप देखोगे तो बेसिकली झारखंड में मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, या फिर उड़ीसा में देखोगे तो एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तो 15.15.5% बहुत कम रहेगी, समझ रहे हो। तो लोकल और रीजनल रीजनल रिक्रूटमेंट है ना, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके परसेंटेज के बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं। उसमें रोस्टर क्या है ना, वो हमेशा 100 पॉइंट वैकेंसी बेस्ड रोस्टर ही कोई फॉलो करते हैं, ना तो वो 120 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं ना ही 200 पॉइंट्स को। इसका मतलब ये होता है कि वो हर 100 कैंडिडेट्स में ही देखते हैं, 200 कैंडिडेट्स में नहीं देखते, हर 100 कैंडिडेट्स में कितना परसेंटेज देंगे। मान लो कि वहां पे वो दे रहे हैं 25% रिजर्वेशन फॉर एससी और एसटी कैटेगरी, तो 100 में से 25 लोग एससी और एसटी कैटेगरी के होने मैंडेटरी है, बाकी के 75 में कोई भी आ सकता है, उसमें यूआर भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन 25 पीपल शुड बी बिलोंग्स टू और मस्ट बिलोंग्स टू एससी और एसटी कैटेगरी। तो लोकल और रीजनल रिक्रूटमेंट जितने भी होते हैं ना, उसमें कभी भी आपका जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट का जो रोस्टर पॉइंट है 200 और 120 पोस्टर वो फॉलो नहीं होता है। वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पे वहाँ पहले डिसाइड होती है कि कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दिया जाएगा, देन आफ्टर दे विल फॉलो द 100 पॉइंट वैकेंसी बेस्ड सिस्टम। नाउ विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर मैनी स्टेट। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ईएसआईसी है, ठीक है, ईएसआईसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में जस्ट, और इसका एक ही और इसके छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेज है। तो वो ना अपनी जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो डीओपीटी के हेल्प से बनाती है, और उसमें ना एससी एसटी की पॉपुलेशन को कंसिडर करती है, उसके लिए कहीं भी फिक्स नहीं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर मेनी स्टेट है और पूछा जाए कि रोस्टर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो डीओपीटी की हेल्प से बनाया जाता है, और उसमें एससी एसटी कैटेगरी की पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। उसमें सीधा सीधा ये नहीं कि आप 15% और 7.5% मेंशन कर दिया कि इतना रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया था रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाउ वी विल गो फॉर एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशंस। तो रिजर्वेशन किस किस को मिलता है, क्या ऑल इंडिया गवर्नमेंट पोस्ट में मिलता है? बिल्कुल, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या नॉन इंडस्ट्रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट पोस्ट नॉन इंडस्ट्रियल में क्या रिजर्वेशन होता है? बिल्कुल होता है। वर्क चार्ट पोस्ट को मिलता है कि नहीं है?
जैसे मान लो कि फ्लड में एक्सीडेंट रिलीफ में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें भी होता है इमरजेंसी वर्क, फ्लड, एक्सीडेंट और रिलीफ में तो किसी को भी बुलाया जाता है। बाकी का उसके अलावा जो वर्क चार्ज पोस्ट है, ठीक है, उनमें बुलाया जाता है, जैसे एनडीआरएफ की टीम हो गई, या फिर टेराटूरी हो गई, या फिर आप अपन कहते हैं होम गार्ड है। तो ऐसे लोगों में बिल्कुल रिजर्वेशन होता है। लेकिन फ्लड में क्या होता है कि एनडीआरएफ की टीम एकदम से बढ़ा दी जाती है, और तो एक साथ वो काफी लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसे नहीं कि फिर वहां पे वो रिजर्वेशन देंगे, नहीं भाई हम तो एससी एसटी के इतने लोग लेंगे। बचाना है भाई लोगों को, इमरजेंसी रिलीफ है, तो उस टाइम पे तो नहीं देखा जाता, जितने लोग आते उतना कम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेली रेटेड स्टाफ की। तो डेली रेटेड स्टाफ में ना यू कैन से दैट रिजर्वेशन नॉट फुली एप्लीकेबल बेसिकली, और बट वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब लिमिट दी जाती है, वो नोटिफाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ईयर वाइज कि कितना परसेंटेज से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें इसमें मिनिमम 10% से नीचे तो नहीं होना चाहिए। कॉजुअल वर्कर अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर पोस्ट मान लो कि नर्सिंग ऑफिसर की है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो कुछ कॉजुअल वर्कर आते हैं थोड़े टाइम के लिए, दे वर्क एज एन कॉजुअल, स्टाइपेंड के बेसिस पे वर्क कर लेते हैं। तो उसमें भी अगर शॉर्टफॉल होता है, अगर कमी पड़ती है, तो देन दे कैन गो फॉर एस सी एस टी रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, वेदर देर इज रिजर्वेशन फॉर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट और नॉट। तो डेफिनेटली अगर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट 45 डेज से कम है, सिर्फ 45 दिन का ही उनको टेम्परेरी अपॉइंटमेंट मिला है, 45 दिन के लिए उनकी जॉब है, तो वहाँ पे एस सी एस टी कैटेगरी का वो नहीं होगा। लेकिन ग्रेटर देन 45 डेज है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन will play crucial role. Okay, that is very important. You have to remember this thing कि temporary appointment less than 45 days there won't be application of reservation, but the temporary appointment greater than 45 days, तो ये याद रखना है। देखो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कैजुअल वर्कर अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। कैजुअल वर्कर में क्या थी ना, वो जो पोस्ट थी वो रेगुलर है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रेगुलर है, वहां पे कुछ नर्सिंग ऑफिसर या स्टाइपेंड के बेसिस पे काम करने आए। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का मतलब वो पोस्ट भी उसी इंसान के लिए बनी है जो यहाँ 45 दिन के लिए काम करने आया। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। तो आपको ऊपर वाले में तो होगा ही होगा, लेकिन नीचे वाले में, ऊपर वाले में कोई टाइम लिमिट नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है। अगर कमी, अगर उनको लगता है एस सी एस टी को बाहर से लाना है, तो दे कैन अप्लाई द रिजर्वेशन रूल। बट टेम्परेरी अपॉइंटमेंट अगर 45 डेज से ज़्यादा है, तो एस सी एस टी कैटेगरी को आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन किस किस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो भी स्पेस एंड ऑटोमिक एनर्जी ट्रेनीज होते हैं, जैसे गेट के थ्रू जाते हैं ना, गेट के थ्रू एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज मिलते हैं, तो उनको नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रेनीज, क्योंकि स्पेस और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ पे मेरे हिसाब से मेरिट को देखा जाता है। ऐसे नहीं कि हर कैंडिडेट, नो डाउट एस सी एस टी कैटेगरी के भी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ इंटेलिजेंट को वरीयता दी जाती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, चाहे आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एस सी एस टी से हो, डजेंट मैटर, अगर आप इंटेलिजेंट हो। एक्स कैडर पोस्ट की बात करते हैं। एक्स कैडर पोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो एम्स में, ठीक है, यहाँ से आप चले जाते हो इस डिपार्टमेंट में दूसरे में, मान लो कि दूसरे एम्स में चले जाते हो, एम्स जोधपुर से आईसीएमआर में चले जाते हो, ठीक है, एज ए एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्क कर रहे हो। तो क्या आईसीएमआर में जब जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मान लो कि आप 3-4 साल के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज बेसिकली नहीं होता है। एक्स कैडर पोस्ट में कभी भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। क्या डेपुटेशन पोस्ट पे जाएगा, जनरली नहीं होता, वो डेपुटेशन जैसा ही हो गया, ठीक है। अगर बहुत सारी पोस्ट है ना, एक से ज्यादा पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो क्या ही रिजर्वेशन देंगे वो लोग, लेकिन बहुत सारी पोस्ट है, देन डेफिनेटली दे विल कंसिडर फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट है तभी एस सी एस टी को वो मिलेगा। लेकिन ये बोलते हैं कि जब भी डेपुटेशन पे जाओ या एक्स कैडर पोस्ट है, वहां पे अगर कोई वैकेंसी जनरेट होती है, तो वो वहां पे एस सी एस टी कैटेगरी के जो लोगों का ना रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कैटेगरीज है जो साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल की है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, शुरुआत में क्या होता था ना, आज से कुछ साल पहले 2015 से पहले साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में भी नहीं होता है। लेकिन साइंटिफिक तो इसरो में भी हो सकता है ना, और टेक्निकल पर्सनल लाइक जैसे मान लो एम्स में है कंसल्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड आते हैं, जैसे बायोटेक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब तो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब रिजर्वेशन अप्लाई होने स्टार्ट हो गया। लेकिन
वो क्या ग्रुप ए में होता नहीं होता, ग्रुप ए में नहीं होता, लेकिन ग्रुप ए के जो लोएस्ट ग्रेड होता है ना उसमें होता है। जैसे ग्रुप ए में क्या होता है, मान लो कि यूपीएससी में भी ग्रुप ए है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये ग्रुप ए के सबसे टॉप मोस्ट है। लेकिन जो कुछ लोअर पोस्ट होती है, जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पे वर्क करने वाले जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रुप ए के सबसे लोएस्ट पोस्ट पे होते हैं, वहां तक रिजर्वेशन अप्लीकेबल है। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट पे जो टेक्निकल और साइंटिफिक पर्सोनल्स है उन पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, एंट्री लेवल ग्रुप ए साइंटिफिक पोस्ट है तो एससी एसटी रिजर्वेशन अप्लीकेबल है। लेकिन बहुत ज्यादा सीनियर है या हाईली स्पेशलाइज्ड पोस्ट है तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं लगता है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट लेस देन 45 डेज, तो मैंने पहले बोला था कि अगर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है लेस देन 45 डेज पे तो रिजर्वेशन अप्लीकेबल नहीं है। चाहे वो कंट्रेक्चुअल बेसिस में मान लो एक क्लर्क आया 30 डेज के लिए तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगेगा। अब ये हो गया था आपके रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब होता क्या है कि मान लो आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया, अब आपका एम्स में सिलेक्शन हुआ कि जस्ट इमेजिन एलडीसी के पोस्ट पे, अब आपको यूडीसी की एग्जाम देखनी है। अब यहाँ पे एक एलडी यूडीसी यूडीसी बनना है तो उसमें प्रमोशन मिलेगा, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है? तो ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन विल बी द सेम, 15% एज वेल एज एसटी ऑफ 7.5%। बट कहाँ कहाँ पे रिजर्वेशन विल बी अप्लाई? पहले बोला था हमने, जब भी प्रमोशन एलडीसी के थ्रू होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होती है, तो उसके आपको याद क्या करना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जो ग्रुप बी सी डी है उसमें अप्लीकेबल होगा, कभी भी ग्रुप ए में नहीं होगा। क्योंकि ग्रुप ए इज ऑलरेडी टॉप मोस्ट ग्रुप, और वहां उससे ज्यादा ऊपर कहीं जाओगे भाई, उसमें तो फिर आप सेक्रेटरी लेवल तक जाते रहोगे। ग्रुप ए में सेक्रेटरी लेवल तक जाते रहोगे, कैबिनेट सेक्रेटरी में जाके बैठ जाओगे, तो उसके बाद में तो रिजर्वेशन मैटर नहीं करता। क्योंकि एक बार आप हायर पोस्ट पे चले जाओगे ना, उसके बाद में ऐसा देखा जाता है कि अब यहाँ पे सिर्फ जिसको अच्छा नॉलेज अच्छा एक्सपीरियंस ही विल बी कंसिडर, वहां पे रिजर्वेशन वॉन्ट प्ले राउट। लेकिन बी सी डी में, ग्रुप बी सी डी में रिजर्वेशन अप्लीकेबल है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा प्रमोशन दिया जाता है। वो कितना परसेंटेज होता है, 15% एज वेल एज योर 7.5%। अब प्रमोशन बाय सिलेक्शन में पहले बोला था, प्रमोशन बाय सिलेक्शन मतलब कि जितने एक सीनियर काफी लोगों की एक लिस्ट बना ली, और इसमें से वही अपने जो प्रमोशन गिवन थे जो मैंने शुरुआत में बताया था, सिलेक्शन बाय सीनियरिटी, सिलेक्शन बाय द मेरिट एंड सीनियरिटी कम फिटनेस, इसके बेसिस पे जब भी होता है तो बी सी डी में होता है। और जो बी है उसको बी में तो करेंगे नहीं। बी के जो लोएस्ट ए ग्रुप है, जो पोस्ट जैसे मैं बताया था पोस्ट ऑफिस ग्रुप में होती है, जो ए लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वहां तक अप्लीकेबल है। जो असिस्ट, मान लो कि आप सेक्शन ऑफिसर हो ग्रुप बी के और असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो ए के और उससे असिस्टेंट डायरेक्टर, एंट्री लेवल की पोस्ट है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से नहीं है, लेकिन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहे हो, क्योंकि वो एंट्री लेवल जॉब है। देन देयर विल बी द, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी योर रिजर्वेशन प्रमोशन। तो मान लो कि आप एओ बनते हो, डबल एओ बनते हो, और उससे आप एओ बनना चाहते हो, ठीक है? तो डबल एओ से एओ बनोगे ना, क्योंकि एंट्री लेवल 10 लेवल पोस्ट है और ग्रुप ए की पोस्ट है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन विल प्ले रोल डेफिनेटली। अब बात करते हैं कि प्रमोशन बाय सीनियरिटी सब्जेक्टेड टू फिटनेस। तो इसमें ना जब भी फिटनेस की बात आएगी, फिटनेस में पहले बोला था कि इसमें क्या होगा, सीनियरिटी देखी जाएगी लेकिन फिटनेस होना जरूरी है। अगर सब सारे जैसे कैंडिडेट, मान लो कैंडिडेट 1 1 2 3 4 है, 4 कैंडिडेट्स है, और ये चारों कैंडिडेट्स अगर गुड लेके आए, अगर मतलब वो फिट है, उसके बाद वो सीनियरिटी के बेसिस पे हो गए तो सारे ग्रुप में हो गए, तभी तो आईएएस ऑफिसर भी तो बनता है ना भाई, सीनियर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उसमें भी प्रमोशन होता है। लेकिन उसमें सिर्फ सीनियरिटी सब्जेक्टेड टू फिटनेस, उसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम नहीं चलती है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम में कभी भी ग्रुप ए नहीं आता है, लेकिन प्रमोशन बाय सीनियरिटी सब्जेक्टेड टू फिटनेस में आएगा ही आएगा। रिमेंबर वन थिंग, आईएएस के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम नहीं लगती है, रिमेंबर वन थिंग। लेकिन आईएएस का प्रमोशन होना जरूरी, तो आईएएस का प्रमोशन कैसे होगा, सीनियरिटी के बेसिस पे। अगर वो फिट है और सीनियरिटी के बेसिस पे तो प्रमोशन होना जरूरी है ना, तो एक का भी होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो दीज आर वेरी क्रूशियल, ठीक है? तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, वी विल ब्रिंग द सेकंड वीडियो जस्ट आफ्टर दिस वन, एंड यहाँ तक है। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे, पीडब्ल्यूबीडी में क्या होता है, जो आपके प्रमोशन है वो आगे कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैसे होते हैं, कंपेशनेंट जॉब के बेसिस पे या वैकेंसीज के बेसिस पे अगर आपका आपकी ज्वाइनिंग होती है तो किस तरह से वो वर्क करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।